कि बिकॉज ज़ीरोधा के पास रिटेल डेटा, रिटेल ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का काफ़ी क्लोज है, तो वो ऐसा कमेंट आई एम श्योर कि वो डेटा से ही निकल के आ रहा है। निखिल, ज़ीरोधा का डेटा एग्जैक्टली क्या थ्रो अप कर रहा है? क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सर्ज तो हम देख रहे हैं पूरे कंट्री में, कितना सक्सेसफुल है बहुत एक्टिव ट्रेडर्स, कितना सक्सेसफुल है जो मीडियम टर्म एक्टिविटी रखते हैं, मॉडरेशन में एक्टिविटी रखते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं? कुछ आप शेयर कर सकते हैं इनसाइट्स? नहीं, आपको इस चीज पे गौर देना चाहिए कि अगर एक ट्रेडर इफ ही इज नॉट एबल टू बी प्रॉफिटेबल, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे कंट्री में ट्रेडिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एसटीटी को निकाल दें, ब्रोकरेज को निकाल दें, ट्रांजैक्शन चार्जेस को निकाल दें, तो द odds of a trader becoming expensive become significantly higher. उसके साथ इम्पैक्ट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे मार्केट में। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक चीज़ इसके लिए बोल सकते हैं तो ये टैक्सेशन जो है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, ये मैक्सिमम टैक्स स्लैब पे लोगों को टैक्स किया जाता है। तो अगर आप ये सब हिंड्रेंसेस निकाल दे तो दी ऑड्स ऑफ अ ट्रेडर बिकमिंग प्रॉफिटेबल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे रिलेटिव टू आज कितना है। राइट, फेयर पॉइंट। ये तो एक पार्ट हो गई, कॉम्पोजिशन है जो आपने बताया, लेकिन अगर आप कुछ इंसाइट्स शेयर कर सकते हैं कि जो आपने ओवर द इयर्स गैदर की हैं कि प्रॉफिट या रिटर्न्स को काफ़ी मैक्सिमाइज करने का रिलेशन एक्टिविटी इन द मार्केट से किस तरह का है, और जो आपके क्लाइंट बेस हैं उसमें से कितने परसेंटेज बहुत एक्टिव ट्रेडर्स हैं, कितने परसेंटेज मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं, और कितने परसेंटेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं क्लाइंट्स के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट जनरली जो मार्केट में लेवरेज ज़्यादा नहीं लेते हैं या लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले 1.5 साल में जितना मार्केट ऊपर गया है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए ही हैं। तो जो लोग थोड़े डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो लेवरेज ना लें, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन करें, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, उनकी प्रॉफिटेबल रहने की ऑड्स बहुत बढ़ जाती है। निखिल, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने देखा है पिछले 3 से 4 साल के अंदर जो अकाउंट्स खुले हैं डीपी के, वो जैसे 19-20 का मैं डाटा आपको बताऊं तो 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे, अभी 7 करोड़ को पार कर चुके हैं। अगर यही पेस रहती है तो ब्रोकिंग के मार्जिन्स और ब्रोकिंग का बिजनेस आप किस कैगर के बेसिस पर बढ़ता हुआ देखते हैं? ये कितनी स्पीड से बढ़ेगा? क्योंकि अकाउंट खुलना अलग बात है, फाइनेंशियल लिटरेसी और उसको कन्वर्टिबिलिटी, उसमें ट्रेड करना, वो एक अलग बात है। ये देखिए, मार्केट पे डिपेंड करता है। जितना मार्केट ऊपर जाता है जनरली लोग अकाउंट खोलते हैं ज़्यादा उस टाइम पे। अगर आप पिछले 1.5 साल की बात करें तो मार्केट हैज सीन अ कंसिस्टेंट रैली, और उस टाइम पे अकाउंट ज़्यादा खुले हैं। अगर आप अगले 2 साल अगर किसी कारण से बेयर मार्केट हो जाए तो अकाउंट ओपनिंग वैसे भी कम भी हो जाएंगे। अभी जो इमीडिएट फ्यूचर में मैं बोल सकता हूँ कि जो LIC का IPO है, लोग बोल रहे हैं कि दे हैव 30-35 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स। जब वो लिस्ट होगा शायद एक बड़ा स्पाइक होगा इन टर्म्स ऑफ कितने लोगों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है। बट उसको छोड़ के अगर आप पूरी पॉपुलेशन देखें ऑफ इंडिया, इट्स स्टिल अबाउट 2% ऑफ द कंट्री जिसने ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश किया है। इफ यू कंपेयर दिस टू अ डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे नंबर्स आर मोर लाइक 50-60%। सो उस कंपैरिजन से देखेंगे तो द ट्रेंड विल प्रोबेबली रिमेन अप। इन्फ्लेशन के कारण लोग आजकल बैंक FD में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि एक्चुअल रेट यील्ड इज नेगेटिव टुडे। इन्फ्लेशन इज हायर देन आपको बैंक FD में कितने पैसे मिलते हैं। एंड रियल एस्टेट टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया हैज प्लेटोड। पिछले 10 साल में कुछ ज़्यादा रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़े नहीं हैं। अगर लोगों को इन्फ्लेशन बीट करना है तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द ways in which people across the world have used
to beat inflation for a long time now. So I think participation will continue to increase. The pace of participation is probably determined by are we in a bull run or a bear run. राइट निखिल, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डेटा पॉइंट टेबल पे दिया और वो है 3 से 4% पॉपुलेशन इंडिया में इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा नंबर है, 30, 40, 50%। जो वेव कन्वर्जन की स्टार्ट हुई है, जो रीजंस की वजह से आपने बताया, आपको ये वेव चलती हुई नज़र आती है? और कितने समय में, मे बी 5 years, 10 years, आपके बॉल पार्क एस्टिमेट में हम लोग ग्लोबल एवरेजेस के क्लोज जा पाएंगे? ये इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। आई थिंक इंडिया में ये वेल्थ डिस्पैरिटी प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया है। वी हैव टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द मिडिल क्लास इन इंडिया। अगर आप ये रिकवरी देखें जो पिछले 1.5 साल में हुआ है, corporations have done very well, but SMEs, tiny businesses, actual wage growth, जो जिनकी सैलरी कितनी बड़ी है, अगर वो सब आप देखें तो we have not done too well. हमें वहाँ पे फोकस करना चाहिए as a country, and you know, through many means, be it by virtue of education or allowing more credit for these people to start businesses. तो हमें वहाँ पे फोकस करना चाहिए, और जब और लोग मिडिल क्लास में आ जाए, आई थिंक द पार्टिसिपेशन विल गो अप बाय वर्च्यू ऑफ दैट। निखिल, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने ये भी देखा कि सेबी का जो रेगुलेशन है वो अब थोड़ा ज़्यादा एक्टिव भी होगा, मैं बोलूँगा थोड़ा प्रोएक्टिव भी है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम एक तो लिवरेजेस हटा रहे हैं, कैश से ऑलमोस्ट सारी लिवरेजेस हट चुकी हैं। दूसरा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर उनकी लिमिटेशंस जारी हैं। ऑप्शंस के ट्रेड को वो बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा लिक्रेटिव करना चाहते हैं। तो टिपिकली मेरा सवाल ये है कि आने वाले समय में ये ऑप्शंस के अंदर कितना बिजनेस और बढ़ेगा? इसके लिए क्या रिटेलर पूरी तरह से पर्याप्त है? आपका एनालिसिस भी होगा कि रिटेलर कितने आते हैं, कितना पैसा बनाते हैं और कितना निकल जाते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर कितना बिजनेस बढ़ने के चांसेस हैं और कितने मार्जिन बढ़ने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में जब तक लोग ये ऑप्शन या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हेजिंग के लिए यूज करें तो इट्स अ गुड थिंग, एंड इट शुड बी एनकरेज्ड, और वो मार्केट बढ़ना चाहिए। बट ये जो बड़े प्रॉब्लम है जो टैक्सेशन ऑप्शंस पे लगता है, इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू अदर जोग्राफीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप सोचिए कि आप निफ्टी फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हैं, आपको ट्रांजैक्शन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, सबसे बड़ा एसटीटी, जो बहुत सालों से ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसटीटी है। आज अगर आजकल का ब्रोकरेज रेट देखें तो ट्रेडर्स एसटीटी में ज़्यादा पे करते हैं, जितना वो ब्रोकरेज में देते हैं उससे बहुत ज़्यादा एसटीटी में पे करते हैं। और ये टैक्सेस आप पे तब भी लागू होते हैं जब आप प्रॉफिटेबल हैं, जब आप लॉस मेकिंग है। बट अगर आप सोचें एक ट्रेडर या स्पेकुलेटर जो दिन में 10 बार बाय और सेल करते हैं, अगर ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ही इज पेइंग 1 point or 1.5 points on a nifty future contract just to execute the contract, तो अगर वो 10-15 पॉइंट वैसे ही चले जाए एक स्पेकुलेटर के लिए, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन द मार्केट ओवर द लॉन्ग रन। तो हमें यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए। जब एसटीटी पहले इम्प्लीमेंट किया गया था चिदम्बरम के टाइम पे, इट वाज मेंट टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आज देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी है, एसटीटी भी है, तो ये दोनों मिलके आई डोंट थिंक इट्स अलाउइंग फॉर ट्रेडर्स टू थ्राइव इन द मैनर दैट दे कुड हैव। आपको अगर मेरे ख्याल में अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट बना रहा है तो I don't think he minds paying tax on top of that at a reasonable rate. But to pay this tax when somebody is making money or losing money is hurting the industry a lot. And even for foreign capital, जो हमारे देश में आ रहा है, I think this acts as a big hindrance or a barrier, and something has to be done to rationalize it. Right. निखिल, रिसेंटली आपकी कमेंट्री में ये भी लगा कि जिस हिसाब से लास्ट
12 to 24 मंथ्स में इन्वेस्टर्स इन जनरल ने बाजार का अगर लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखें 10 ईयर 15 ईयर, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाया है। और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ से नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स के लिए मॉडरेट कर लेना चाहिए? अगर आप अपने उस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। अगर आपको सोचे कि हमारे देश में अगर आप रिस्क फ्री रेट देखें तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स 5%, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू बीट दैट कंसिडरेबली, अगर आप 10% कमा सकते हैं या 12% कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में नेट ऑफ ऑल टैक्सेस एंड कॉस्ट, वो सिग्निफिकेंट इनकम होता है। आई थिंक वी ऑफ्टन डोंट रियलाइज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर एक साल में आप 12% कमा रहे हैं तो इन एज लिटिल एज 6 years you will kind of double your asset base by virtue of compounding. तो काफी हद तक जब लोग मार्केट में if they come with the perspective that they want to double their money या बहुत जल्दी हर साल 50% कमाना है, उसके लिए the risk they have to take becomes so high that उनको प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप मार्केट में इस आउटलुक के साथ आए कि आपको बैंक में 5% मिल रहे हैं, मैं यहाँ पे एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी रन करके 12, 13, 15% I will try and achieve, I think the odds of a trader like that remaining profitable become significantly higher. तो जो भी ट्रेडर्स निवेश कर रहे हैं मार्केट में, आई डोंट थिंक दे शुड बी jaded by what happened in the last 1 or 2 years alone, but take a long term outlook. If an asset class is doubling your capital every 6 or 7 years, usse zyada I don't think anybody should expect from the market. And I think that is a great opportunity for many people to allocate capital at that rate of return. निखिल, हर बार ठीक बजट से पहले फिर से LTCG की चर्चा होती है। इस बार भी बहुत ज़ोर से मार्केट के अंदर चर्चा चल रही है कि LTCG को हटा देगी सरकार, या सोच रही है इसके बारे में, या बातचीत तो हो ही रही है इसके बारे में। एक बात बिल्कुल साफ है कि 2022 का साल है, सरकार को खुद से अपनी कंपनियों को बेचना है, उनको अपना टारगेट मोनेटाइजेशन का वो पूरा करना है, उसके लिए FIs भी चाहिए होंगे। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि LTCG इस बार हट जाएगा या थोड़ा बहुत उसमें टिंकर किया जाएगा, चेंजेस किए जाए थोड़ा बहुत? क्योंकि 2 से 3 साल मांगे थे फाइनेंस मिनिस्टर ने देखने के लिए, वो देख लिए होंगे। मेरे ख्याल में LTCG इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। LTCG अगर आप 10% पे चार्ज करें तो इट्स नॉट रियली हर्टिंग एनीवन। अगर कल कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो ही हैज टू पे टैक्स। आई थिंक दैट इज at the end of the day हमारे कंट्री में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी नीड टू रन, वी डू नीड पीपल टू पे टैक्स। आई थिंक दैट्स फेयर। मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करें और उसको हेज करना चाहे ऑन डेरिवेटिव्स और ट्रेडिंग इनकम, इफ यू हैव टू पे 43% टैक्स, आई थिंक दैट इज अनफेयर एंड STT इज अनफेयर। अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो और आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो या डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो, आपकी टैक्सेशन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन हाउ मच अ फंड मैनेजर इन इंडिया हैज टू पे। अगर आप ऐसे डिफरेंशियल रूल्स फॉरेन इन्वेस्टर और फॉरेन फंड मैनेजर और इंडियन फंड मैनेजर के लिए क्रिएट करेंगे तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर इंडियन फंड मैनेजर्स टू compete and give a good performance to its clients. So LTCG कोई मेरे ख्याल में बड़ी प्रॉब्लम नहीं है because the rate is only 10%. The problem is STT at the rate it is being charged at. The problem is derivatives being taxed at 43%. ये शायद bigger problems है solve करने के लिए instead of the LTCG of 10%. निखिल, आपको इस समय मार्केट में एट द होराइजन ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो इन्वेस्टिंग मोमेंटम को या इन्वेस्टर्स को माइंड में रखने चाहिए? मेरे ख्याल में 3 है। एक इन्फ्लेशन है, द रिपोर्टेड नंबर ऑफ इन्फ्लेशन जो 6-7% में आ रहा है। अगर हम ऑन द ग्राउंड देखें तो लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इवन US को कंपेयर करें, their CPI number is about 6-7%,
अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन 6% है, वेयर the risk-free rate of capital is much lower than India. It's only about 1% or 1.5%. तो इंडिया में practically शायद inflation number ज़्यादा है. It's probably closer to 10 or above that. Inflation को curtail करने के लिए जब interest rates, RBI does not have many tools in its kitty. If they were to increase interest rates and take away liquidity from the financial ecosystem, I think वो सबसे बड़ा risk है. Firstly, it will slow down growth significantly. हमने बहुत time में interest rates ऊपर जाते हुए नहीं देखा, and they've been at significantly historical low levels for a long time now by India standards. The second thing, I think there is a lot that has to be done on our fiscal deficit, the trade deficit, net of import and exports. We kind of like, if you look at last month number, fiscal deficit at $14-15 billion is the highest we have seen in a year and a half. Agar hamari total reserves are about $600 billion, India's reserves, and we are kind of like deflating that by $15 billion every month. So from a currency standpoint, from a fiscal standpoint, वो एक issue बन सकता है हमारे लिए future में. The third thing I would say is COVID and Corona. If you were to look at everywhere in the world, अगर आप अमेरिका देखें, वहाँ पे they're seeing 1 million cases a day, UK seeing 2 lakh cases a day. I don't think we can afford to be complacent. अगर वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा. Maybe अभी नहीं होगा, 1 महीने के बाद होगा, 2 महीने के बाद होगा. Even if the fatality, the mortality, or the rate of hospitalization is significantly lower in India with the new variant as it is elsewhere, I think access to hospitalization in India per capita is also much lower. So it will put a lot of strain on our medical facilities again. I think that's the third risk. So at this point, I think inflation, how well we are doing fiscally, and Corona, ये 3 मैं कहूँगा कि आज अगर मैं सोच रहा हूँ सबसे बड़ा रिस्क, these 3 are on top of the pie. राइट, निखिल कामत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए.